पर देख लेते हैं पहले। लोग पानी पत्थर फेंकते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस करता है, मैकेनिकल वेव निकलता है, क्रिएट हो जाता है। उसमें दो वेव को दो प्रकार का, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जो अपनी जगह से ऊपर नीचे होता है तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसका ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देते हैं, शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं वो वाला हो गया, या फिर जिम में नहीं एक्सरसाइज होता है, रस्सी को पकड़ के इसी से हिलाया जाता है, वो भी जो है ट्रांसवर्स वेव का ही है। ट्रांसवर्स वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही होता है, या फिर मतलब थोड़ा उसमें से लिक्विड में भी होता है, लेकिन मतलब थोड़ा गैस वगैरह में नहीं होता है। सिर्फ याद रखना इसको, गैस में नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव जो है वो लिक्विड के सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे होता है, नीचे नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे होता है। तो ट्रांसवर्स वेव जो ऊपर जाता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो नीचे आता है उसको ट्रफ कहते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ऊपर नीचे होता था, लेफ्ट राइट होता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। एक कहाँ देखते हैं हवा और गैस में जो साउंड वेव जो चलता है उसमें होता है। स्प्रिंग में भी जो होता है यही होता है। ये किसी छड़ को जो है मतलब कि बीच में जो एक रॉड लीजिए, उसको बीच में टाइट पकड़ के एक भिंजा हुआ कपड़े से ऐसे घिसने पर जो है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव निकलता है। ट्रांसफॉर्मर लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो है मीडियम का ज़रूरत है, उसमें मीडियम होना ही चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो वैक्यूम भी कर सकता है, उसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल हो गया लाइट वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो होता है उसको देखते हैं। उसका तो इसके लिए कुछ वेब्स है, उसको याद लेते हैं हम लोग। कैसे कहते हैं, कौन कुछ छोड़िए ट्रिक है। कौन गाँव, तो गाँव से हो गया गामा रे, कॉस्मिक यहाँ पे नहीं है तो कौन गाँव, एक्स रे, एलो भाई यानी अल्ट्रा वायलेट हो गया। आई आया है रेनबो, आई इनविजिबल हो गया। देखो अल्ट्रा वायलेट, कौन गया फिर से देखते हैं, कौन कॉस्मिक हो गया, गाँव तो गामा हो गया, एक्स रे कौन गाँव, एक्स रे, एलो तो अल्ट्रा वायलेट हो गया, भाई से हो गया विजिबल, आया से हो गया इंफ्रारेड, है से हो गया हीट वेव, आया है मैं आई एम रेनबो तो माइक्रोवेव, और रेडियो वेव हो गया। कौन गया, एक्स रे, लो भाई आई एम रेनबो। अब गामा रे जो इसका खोज कौन किया था, बैकुलर के द्वारा किया गया। एक्सरे खोज कौन था, रोएंगन किए थे, रोएंगन करके नाम है। अब एक्सरे का यूज़ करता है, हाथ टूटा उसमें होता है, टीवी के इलाज में होता है। एक्सरे का जो कैंसर के इलाज में भी होता है। एक्सरे से जो असली कोई बहुत मूल्यवान चीज़ असली है नकली उसका भी पता जाता है। शरीर के अंदर छिपा हुआ वस्तु कोई उसको भी एक्सरे से पता चला जाता है। पुल या गटर के दरार को पता भी एक्सरे करते हैं, पुल या गटर में दरार था एक्सरे से ही पता करते हैं। इसका जो है क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया गया था, उसका अल्ट्रा वायलेट। या अल्ट्रा वायलेट किस में होता है, इसमें से फ्लोरेसेंस लाइट निकलता है, जिससे लोग मिनरल के सैंपल को जांच करते हैं। अल्ट्रावायलेट से मिनरल के सैंपल को जांच करेंगे। शरीर में अल्ट्रावायलेट से विटामिन डी निकलता है। या फैक्ट्री या फिर लेबोरेटरी में हम लोग बैक्टीरिया हटाने के लिए यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर होता है, उसको भी पता है जो हम अल्ट्रावायलेट रे से लगाते हैं। जो डॉक्यूमेंट जो है फर्जी है कि असली, उसको हम अल्ट्रावायलेट रे से पता लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट का फर्जी जांच होता है, बैक्टीरिया को हटाता है, उसके बाद प्रीसियस स्टोन को पता करता है, विटामिन डी निकालता है। फ्लोरेसेंस के कारण जो है मिनरल सैंपल्स मतलब खनिज के नमूनों का जांच होता है। उसके बाद विजिबल लाइट आता है। इसका खोज का श्रेय जो है न्यूटन का था। विजिबल का श्रेय जो है न्यूटन, इसका एक्सरे का जाता था रोंटेगन को, गामा का बैकुलर को, और अल्ट्रावायलेट का रीटर को जाता था, अल्ट्रावायलेट का रीटर। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, कौन का, एक्सरे, एलो भाई आई एम था, इंफ्रारेड आ गया। इंफ्रारेड का खोज विलियम हर्शल के द्वारा किया गया। इंफ्रारेड का देखिए किस चीज़ में यूज होता है, मांसपेशी में जब हम लोग खिंचाव जाता है उसमें आता है। जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है उनको सोलर सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में कहा था। इंफ्रारेड रेडिएशन से सोलर सेल जो इंफ्रारेड रेडिएशन से ही काम करता है। अगर कहीं पे धुंध है, कुआसा है, या फिर बादल, हमारे फोटोग्राफी के लिए भी इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। पौधा, घरों में पौधा को गर्म रखने जो होता है, पौधा ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस में उसको गर्म रखने के लिए, या सोलर कुकर में, या फिर जो हम लोग मौसम विज्ञान होता है, मौसम विज्ञान सब इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सोलर कुकर, ग्रीन हाउस में इस सब में। एक याद रखना है कि इंफ्रारेड का जो है मांसपेशी के तनाव के उपचार में आता है। जो मसल स्ट्रेन आता है उसके लिए भी जो इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। हीट वेव आता है, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। रेडियो वेव जब पड़े हो गया, टीवी सब चलाने के लिए होता है रेडियो वेव का। एम्पलीट्यूड देख रहे थे कि यहाँ पे जो वेव में जो क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, तो जो क्रेस्ट का ऊपर या फिर ट्रफ का नीचे जो है यही एम्पलीट्यूड हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार यहाँ अपने जगह से इसे दोलन करने में या फिर कंपन करने में जो 1 सेकेंड में जितना करता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। इसको टी से लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या,
टाइम पीरियड हो गया मतलब कि जितना देर में एक अपना एक ऑसिलेशन या फिर एक कंपन प्रोड्यूस है, कंपन एक बार एक पूरा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आया, एक कंपन जब पूरा कर ले या फिर ऑसिलेशन में यहाँ से यहाँ फिर यहाँ जाके यहाँ आया, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो एक सेकंड में कितना कर रहा है, जो कंपन है वो एक सेकंड में कितना कर रहा है, फिर जो दोलन है वो एक सेकंड में कितना कर रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल्स टू 1/t होता है। यहाँ पर टी जो टाइम पीरियड है, एन जो है फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे यहाँ का दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ का बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसे लैम्डा मैंने बताया था, इसका यूनिट जो होता है मीटर ही होता है। मतलब एक सेकंड में जो वेव जितना दूरी करेगा उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। इसको भी से डिनोट करते हैं। एक रिलेशन है भी वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी है, भी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ भी जो है वेव वेलोसिटी, एन जो है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है। भी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा इसे होता है। भी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, भी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। यहाँ पे एन जो है फ्रीक्वेंसी है, भी जो है वेव वेलोसिटी है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि निकालना है, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड दिया हुआ था, एन इक्वल्स टू 1/t कर देंगे, 500 हर्ट्ज निकल जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है पहाड़ी से 100 मीटर दूर जो है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, वो साउंड जाने में कितना देर लगता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम से स्पीड ऑफ साउंड निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एन इक्वल्स टू 1/t से निकाल लेंगे। इसको उसका देखना है। एक जगह है जिसका ऊंचाई है 78.4 मीटर, तो वहाँ से हेलमेट नीचे गिरा है, लेकिन उसको जो पूरा जब छोड़ा उस समय से 4.23 सेकंड बाद उसका आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड निकालना है हवा में। तो पहले निकालना है कि ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, तो ऊपर इसे हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन का फॉर्मूला से। यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू टी यू जीरो हो जाएगा, हाफ जी का वैल्यू दिया हुआ 9.8 लेना है, टी स्क्वायर। आई एस हम लोग को पता रहता है 78। यहाँ से हम लोग का टी का वैल्यू निकला है 4 सेकंड, यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू 4 सेकंड निकल गया। यानी कि अब नीचे से ऊपर आवाज़ जाने में कितना देर लगा है, 0.23 सेकंड लगा है। डिस्टेंस पता है 78.4, टाइम लगा 0.23, तो हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड निकल जाएगा। यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है और वहाँ पे टाइम पीरियड स्पीड दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी होता है, भी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे भी जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है और उसका जो है दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी यानी स्पीड निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम जो है वहाँ से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में भी वेवलेंथ दिया हुआ है, वेव वेलोसिटी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। यहाँ पे भी पर इस फ्रीक्वेंसी को घुमाए हुए 3 सेकंड में 1500 ध्वनि था, 1 सेकंड में हो जाएगा 500, फ्रीक्वेंसी निकल गया। और उसके बाद इसमें जो है वेवलेंथ लैम्डा दिए हुए हैं, जो निकालना है इसमें से निकल जाएगा आराम से। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, बी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा से। यहाँ पे देख रहा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, फिर दिख रहा है कि इतना दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हम लोग जो है वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से स्पीड हो जाएगा, फिर डिस्टेंस पता ही है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला था, 6 नंबर क्वेश्चन सेम है। या फिर ये जो सेम क्वेश्चन आ गया, ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन जैसे सेम है। और 4 नंबर क्वेश्चन हल्का से घुमाया हुआ है। इसमें क्या है ना कि इसमें दिया है कि 720 मीटर ऊंचा से जो है पत्थर गिरता है, तो इसमें कितना देर बाद पूरा सुनाई देगा। तो पहले सिर्फ ये पता करना है नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ हीट स्क्वायर करेंगे, वहाँ से हम लोग को निकलेगा नीचे आने में कितना टाइम लगा है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्पीड पहले से दिया हुआ है, डिस्टेंस पता है 720 मीटर, वहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा 2.1 और नीचे आने में लगेगा 12, तो हो जाएगा टोटल 14.1 सेंटीमीटर वाले सेकेंड। यहाँ पर वही टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिए हुए। फिर वहाँ भी इक्वल्स टू एन लैम्डा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड के लिए होता है, 1 मिनट फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 सेकंड के लिए होता है, 1 मिनट के लिए निकालना है, इसमें 60 से गुना कर दीजिए। सेम क्वेश्चन भी इक्वल्स टू एन लैम्डा से हो जाएगा। वही यहाँ पे दिया हुआ विजिबल वाला का जो होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो उसी में से उस पर 20 हर्ट्ज के लिए निकालना है, तभी इक्वल्स टू एन लैम्डा से निकल जाएगा। और फिर 10 नंबर क्वेश्चन सेम आ गया। यहाँ पे कर इस स्पीड से चला 4 सेकंड बाद सुनाई देता है, तो कितना डिस्टेंस पर है, तो इसको टकरा के आया है। ये ध्वनि जो है परावर्तक सतह के बताए ऐसे टकरा के आया है, मतलब कि ऐसे जाके आया है टोटल 4 सेकंड में। तो उसको जितना भी इसको गुना किया जितना आएगा उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो डिस्टेंस पता कर ये भी जो है बी इक्वल्स टू एन लैम्डा से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रेसिव वेव स्टेशनरी वेव।
प्रोग्रेसिव वेव का एक प्रकार डिस्टर्बेंस होता है प्रोग्रेसिव। मान लीजिए कोई सिंपली अपने डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बीच में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है उसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जैसे कि जनरली जो हवा में साउंड वगैरह सब ट्रैवल करता है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होते रहता है, तो भी प्रोग्रेसिव वेव में आता है। फिर पानी में जो पत्थर मारा जाता है वहाँ पर जो वेव क्रिएट होता है वो भी जो एक तरह का प्रोग्रेसिव वेव में आता है। उसका स्टेशनरी वेव। मान लीजिए 2 वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो जब आपस में टकराता है तो उसका किसी भी डायरेक्शन में जो है उतना वहीं पर एक तरीके से रुक जाता है, इसलिए स्टेशनरी वेव नाम दिया गया है। स्टेशनरी वेव का यूज होता है सोनोमीटर और ऑर्गन पाइप में। ऑर्गन पाइप और सोनोमीटर में स्टेशनरी वेव का यूज होता है। ऐसे हो गया सोनोमीटर में स्टेशनरी वेव और ऑर्गन पाइप में भी। तो साउंड में ऑडिबल वेव होता है। ऑडिबल वेव जो होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इन्फ्रासोनिक वेव क्या होता है? जो 20 से कम हो गया इन्फ्रासोनिक हो गया। ये हाथी, हवेल या फिर जो ज्वालामुखी फूटता है तो इन्फ्रासोनिक ही निकलता है। उसको होता है अल्ट्रासोनिक वेव, ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का होता है। तो ये जनरली जो है इसको हम लोग फिजिकली निकाल पा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियली। ये चमगादड़, उसके अलावा कुत्ता, बिलाई, डॉल्फिन के समान जलीय जीव है वो, कुछ कीड़ा मकोड़ा ये सब जो है इसको निकाल लेते हैं, उसे सुन भी सकते हैं। इसका जो है अल्ट्रासोनिक वेव का इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण इसका बहुत सारे क्षेत्र में इसका यूज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कहाँ कहाँ होता है? हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव से जो है लिक्विड का कंसंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिबिलिटी सब कितना इसको हम पता कर सकते हैं। समुद्र का गहराई पता कर सकते हैं। कोएगुलेशन में भी अल्ट्रासोनिक वेव का होता है। कोएगुलेशन क्या होता है उसको देख। कोएगुलेशन क्या होता है? एक तरह से इकट्ठा होने से, हमारे छोटा छोटा पार्टिकल है पानी में पहले से, उसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव डाला जाएगा, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होकर बड़ा हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, उसी को कोएगुलेशन कहा जाता है। इसका अल्ट्रासोनिक वेव का और भी यूज है। अल्ट्रासोनिक वेव से जो है जो मेटल के अंदर क्रैक वगैरह आता है उसको भी अल्ट्रासोनिक वेव से पता कर सकते हैं। छोटा छोटे जो जीव जानवर है, चूहा, बिल्ली, ये सब कुछ हम लोग उसको अंगहीन बना सकते हैं, उस पर एक्स्ट्रा हम लोग वजन डाल सकते हैं। उल्टा सोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी में जो है जो पत्थर को तोड़ने में, मोतियाबिंद हटाने में जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। किडनी स्टोन को तोड़ने में, मोतियाबिंद को हटाने में। अलग अलग मीडियम में स्पीड का साउंड का स्पीड जो अलग अलग होता है, जबकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है, इसमें एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है स्पीड का साउंड, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्पीड जो होता है 331 मीटर पर सेकंड और 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर 331, 20 डिग्री पर 344 मीटर पर सेकंड। इसलिए साउंड का स्पीड जो प्रेशर पर बिल्कुल भी डिपेंड करता है। कान में एकदम बात बैठा लेना है कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, साउंड का स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर जो उसका चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड उसका चाल बढ़ जाता है। जो थोड़ा आद्र जो मॉइस्चर वाला हवा रहता है इसमें जो मतलब भाप ही सब रहता है, उसमें स्पीड साउंड का ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड जाता है कि नहीं। साउंड का स्पीड जो है वो मीडियम से प्रभावित होता है और सेम डायरेक्शन में तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, अलग डायरेक्शन में जो है तो उसका स्पीड जो है घट जाता है। सोनिक वेव क्या होता है? जब जो जिस ऑब्जेक्ट से साउंड निकल रहा है वो साउंड के स्पीड से ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, उसको सोनिक बूम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसी कारण जो है खिड़की, मकान का दरवाज़ा, खिड़की सब टूट जाता है, कभी कभी पूरा बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाता है सोनिक बूम के कारण ही। ये मतलब हवा में शॉक वेव क्रिएट कर देता है सोनिक बूम। मैक नंबर जनरली पता करने के लिए जाता है कि कोई भी चीज़ जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा मूव करता है उसको मैक नंबर से पता करते हैं। इसके फार्मूला को देखते हैं, फार्मूला दोनों को स्किप करते हैं। इसके मैक नंबर 1 है, इसका मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड के सेम उसका स्पीड है। मैक नंबर 2 है तो वो स्पीड ऑफ साउंड से जो है ज़्यादा है। और मैक नंबर 1 से अधिक होता है उसको सुपरसोनिक, और मैक नंबर 5 से अधिक होने पर उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। जो मिसाइल आता है ना सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, तो मैक नंबर से डिसाइड होता है। 1 से अधिक होता है तो सुपरसोनिक, 5 से अधिक होता है हाइपरसोनिक। क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? जब देखें कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 डिग्री बढ़ाने से 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव में क्या अंतर है? जो एनर्जी जो कैरी करता है वही अंतर है। प्रोग्रेसिव स्टेशन में एनर्जी जो कैरी करता है वही अंतर है। जो इंटेंसिटी होता है साउंड वेव का हवा में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हवा में ध्वनि तरंग की जो गति होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है। कल साउंड वेव और लाइट वेव में क्या मतलब कि कॉमन है? तो वो है दोनों के दो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस दोनों के दोनों इंटरफेरेंस शो करता है, इंटरफेरेंस शो करते हैं दोनों के दोनों, याद रखना होगा। साउंड वेव दोनों में इंटरफेरेंस होता है। जब साउंड वेव ट्रांसमिट होता है उसमें से क्या ट्रांसमिट होता है? एनर्जी होता है। साउंड वेव ट्रांसमिट होता है उसमें एनर्जी ट्रांसमिट होता है। साउंड वेव ट्रांसमिट होता है तो एनर्जी ट्रांसमिट होता है। कल एक जगह एटमॉस्फेयर के सर 4 एटमॉस्फेयर के सर है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड में क्या होता है? प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा, तो दोनों इन्वर्सली होता है, इसलिए उसका जो गुना फल हुआ कह रहा है कि जो साउंड एनर्जी जो है एक यूनिट एरिया से 1 सेकंड पार करे, एक यूनिट एरिया में 1 सेकंड में पास करता है, उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। एक यूनिट एरिया से 1 सेकंड में पार करेगा, उसको इंटेंसिटी ऑफ। पिच क्या होता है, पिच से साउंड का क्वालिटी पता चलता है। अगर पिच जो है लो है तो आवाज़ भारी होगा, अगर पिच जो है हाई है तो आवाज़ जो पतला और सुरीला होगा। हाई पिच का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, लो पिच का फ्रीक्वेंसी भी जो है लो होता है। औरतों की आवाज़ का हाई पिच के कारण आवाज़ सुरीला होता है, बच्चों की आवाज़ भी हाई पिच के कारण सुरीला होता है। पिच को जो है नापना संभव नहीं, इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लाउडनेस हुआ आता है जिसके कारण आदमी सुन पाता है कि कोई आवाज़ जो है तेज़ है या फिर धीमा है। देखो अब जो ज़्यादा हल्ला वाला आवाज़ होता है उसमें एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों ज़्यादा होता है, और जो कम हल्ला होता है उसमें एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों कम होता है। जैसे जैसे साउंड जो है सोर्स से दूर जाता है वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी यानी कि जितना कस के सुनाएगा सब कम होते जाता है। नॉर्मली जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें 10⁻⁹ होता है। देखो लाउडनेस और इंटेंसिटी जो ध्वनि की तीव्रता, जो इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों अलग अलग चीज़ है। लाउडनेस क्या है, कितना कॉस के आवाज़ सुना हुआ है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो 1 यूनिट एरिया पर सेकंड से जो एनर्जी पास कर रहा है, पर यूनिट एरिया सेकंड से उसको इंटेंसिटी कहते हैं। हालांकि हमें कान जो है लाउड इंटेंसिटी और लो हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी कोई फर्क कर लेता है आसानी से। तो साउंड का इंटेंसिटी होता है वो डेसिबल में नापा जाता है। इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल में लाते हैं, लाउडनेस को नहीं, इंटेंसिटी को। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल होता है, जोर से बातचीत 50 से 60 में होता है। ट्रक और ट्रैक्टर चलता है वो 90 से 100 में चलता है। सायरन बजता है 110 से 120 में। जेट 140 से सबसे तेज़ मिसाइल क्या था 180। WHO जो है 45 डेसिबल को सेफ बताया, इसके ऊपर बोला है कि नहीं सुनना चाहिए। 75 डेसिबल की ध्वनि जो है कान को हानि पहुंचा सकता है 75 का। 130 जो है उससे कान बहिर हो जाएगा। 85 से जैसे ही अधिक होगा उससे कान बहरा हो सकता है। मैक्सिमम लीड है 130 से 130 डेसिबल। और 150 डेसिबल का आदमी सुन ले तो पागल हो सकता है। टिम्बर क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 साउंड है जिसका सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम पिच है, उसको लेकिन फिर भी हम लोग मेरा कान जो है पहचान लेगा कि दोनों अलग अलग है। कैसे, जैसे हमारी एक तबला बजाएं और एक हारमोनियम सेम टोन से पिच में, फिर पता चलता है कौन तबला है कौन हारमोनियम। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे टकरा के आने को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे लाइट जो है वो छोटा सा भी कोई चीज़ हो उससे भी टकरा के वापस आएगा, लेकिन साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ चाहिए। और इसके रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सरफेस जो है प्लेन है होना चाहिए, प्लेन नहीं होगा तो भी रिफ्लेक्ट करेगा। जो नियम कानून इसका जो है रिफ्लेक्शन का वो सेम लाइट की तरह ही है, वो नॉर्मल 90 डिग्री से बनाने वाला। और उसके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण क्या होता है, इको क्या होता है, जो आवाज़ टकरा कर गूंजता है उसको इको कहते हैं। तो साउंड का सेंसेशन हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड के लिए होता है, अर्थात हर किसी साउंड को इको सुनना है तो ओरिजिनल साउंड उसके दोबारा वाला साउंड में 0.1 सेकंड का कम से कम गैप होना चाहिए। इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होगा 17.2 मीटर, 17 मीटर माने मिनिमम डिस्टेंस जो है इको सुनने के लिए 17 मीटर होना। इको का यूज़ देख लीजिए, स्पीड साउंड के स्पीड को इको से हम लोग मेजर कर सकते हैं। चमगादड़ जो है इको का यूज़ करते हैं रास्ता पता करने में या फिर भागने उगने में। इको को दवाई के क्षेत्र में भी यूज़ किया जाता है, जैसे इको कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी सब में इको का यूज़ किया जाता है। रिवर्बरेशन ये क्या होता है, मान ली कोई बहुत बड़ा हॉल है, उसमें आवाज़ आदमी जो है उसका गूंजते रहता है, टकराते रहता है, तब तक टकराते रहता है जब तक वो आवाज़ जो है ख़त्म ना हो जाए। ये जो टकरा कर जो गूंजते रहता है उसी को परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं, और इसके कारण इसको रिवर्बरेशन भी कहते हैं। परसिस्टेंस ऑफ साउंड हो जाता है उसको रिवर्बरेशन कहा जाता है। इसको कम करने के लिए दीवार पे जो है सॉफ्ट मटेरियल लगाया जाता है जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो। तो घटा गरजता है तो बहुत देर गरजते रहता है, उसका आवाज़ धीरे धीरे जाता है। क्या होता है कि बादल के लेयर से उसका आवाज़ जो टकरा कर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे। यही जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार टकराता है। तो ये इसी फिल्म का यूज होता है कि इसमें स्टेथोस्कोप में, जैसे यहाँ पे वो होता है ऐसे पाइप जाके यहाँ पे निकला रहता है, तो इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इसके कारण जितना ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना उतना ही ज़्यादा वहाँ पे साउंड बिल्कुल जीरो एब्जॉर्ब होता है, उतना ही ज़्यादा मिलते क्या हो जाता है, बहुत तेज़ सुनाई देता है। जैसे होता है हॉर्न, बीगुल, लाउड स्पीकर, मेगाफोन, इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा पाइप दिया जाता है, यहाँ से आवाज़ आता है। इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते क्या होता है कि उसमें और भी ज़्यादा एकदम एकजुट हो जाता है सब, और बहुत ज़्यादा एकदम प्रबल होकर एकदम निकलता है, एकदम प्रचंड आवाज़ निकलता है उसमें से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो आवाज़ जो है थोड़ा मतलब कि डेविएट हो जाता है, जिसके कारण जो है दिन में जो है बहुत कम दूर में सुनाई देता है आवाज़, रात में जो बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है। रिफ्लेक्शन के कारण याद रखना, रिफ्लेक्शन के कारण रात में बहुत ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देता है दिन के मुकाबले में। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में
जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके उसके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है, अपने फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट नहीं करता है। जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके हिसाब से करता है, इसलिए इसको फोर्स वाइब्रेशन नाम है। उसका डैम्प वाइब्रेशन क्या होता है, मान लिया कि कोई भी ओसिलेशन वगैरह ये सब हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 जाकर रुक जाएगा। वो किसी कारण रुकता है, एयर फ्रिक्शन के कारण रुकता है या मटेरियल का डैम्प होने का फ्रिक्शन का, ये होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन में रखा जाता है उसको। मान ली पहले से कोई चीज़ है, उसका खुद का अपना वाइब्रेशन है, अपना फ्रीक्वेंसी है, उस पर हम लोग एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगाए, तो दोनों का जो टाइम पीरियड अगर सेम हो, दोनों का जो एक पहले से कोई है चीज़ उस पर एक अलग से फोर्स लगाएं और दोनों का जो टाइम पीरियड सेम है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा। इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस में फोर्स वाइब्रेशन में आता है, इसको कह सकते हैं जैसे अब जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लग रहा है दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम है, उसी को रेजोनेंस कहें। रेजोनेंस में ये भी आता है कि जैसे मान लीजिए दो को चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये से फोर्स लग रहा है और फोर्स और इसका जो है टाइम पीरियड अलग अलग होगा, तो क्या होगा कि किसी एक का जो एम्पलीट्यूड जो है बहुत कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि रेडियो पे मान लीजिए हम लोग तबला या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है जो टेबल पर रख दिए, तो यहाँ पे बज रहा है, इस पर छोटा छोटा प्लेट रखता है, वो ये कूदने लगेगा, कूदने लगेगा, इधर गिरने लगेगा कि इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है, तो इसमें इसका एम्पलीट्यूड कम हो है, इसलिए इसका वाइब्रेट करने लगा। देखिए रेडियो भी रेजोनेंस पे काम करता है, रेयर से रेडियो। उसके बाद जो है रेजोनेंस पर ही जो मान लीजिए खाली कटोरी वटोरी में जब कप में जो पानी रख के उसको बजाने से अलग अलग साउंड आता है, वो भी रेजोनेंस के कारण ही आता है। उसके बाद जो सितार गिटार या फिर जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है सब जो है रेजोनेंस पे ही काम करते हैं। और सुपर इम्पोजिशन आता है, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड सुपर इम्पोजिशन आता है। मतलब कि दो साउंड वेव है, एक ही लाइन पर जा रहा है, एक दूसरे से टकराएगा, मिलेगा, उसको सुपर इम्पोजिशन कहेंगे। और दोनों जब एक दूसरे से टकराएगा तो कहीं पे उस लोगों का इंटेंसिटी जा मैक्सिमम, कहीं कुछ जगह पर इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होगा, इसी को इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड कहा जाता है। जब इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होगा उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहा जाता है, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहा जाता है। जो कंडीशन है इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड फ्रेंड्स के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों वेव्स के सेम एक्सिस पे होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम और एक्सिस सेम एक्सिस पे होना चाहिए दोनों वेव्स को। उसके बाद देखते हैं जो कुहासा वाला रात होता है उसमें जो साइरेन बजता है वो या तो बहुत दूर सुनाई देगा या बहुत नज़दीक सुनाएगा, बीच में कुछ जगह पर सुनाई नहीं देता है। ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के कारण नहीं होता है। डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड ऐसे जाता है, साउंड का वेव का जो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होता है उसका वेवलेंथ, इससे ही क्या होता है कि कोना से टकराता है ना वैसे मुड़ जाता है। जैसे मतलब गेट है, जैसे कोना से टकरा इधर जा रहा है, टकरा के इधर मुड़ जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे मान लिया एक तो गेट है, इधर से साउंड जा रहा है, टकरा के इधर मुड़ जाएगा थोड़ा, तो हम लोग जो आवाज़ जो गेट से टकरा कर हम लोग कान में पहुँच जाता है खिड़की उड़की से टकराते हुए। और देखते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर को, ईयर को स्ट्रक्चर को देखते हैं। ह्यूमन ईयर को आदमी कान को 3 हिस्सा में बांटा गया, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान में। एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है, जो बाहर का कान हम लोग को दिखता है वो एक्सटर्नल ईयर में आता है। इसके बाद एक जो ईयर कैनल जो रहता है ये होता है एक्सटर्नल ईयर में आता है, ये दोनों। उसके बाद मिडिल ईयर में ही आता है हम लोगों का एक ईयर ड्रम होता है जो कि मिडिल ईयर और बाहरी ईयर को बंटवारा करता है, जो कान का पर्दा है इसको कहा जाता है। मिडिल ईयर में हम लोग को 3 चीज़ होता है, हैमर, एनीविल और स्टीरअप। स्टीरअप जो होता है ये 3 होता है, तो इसको याद रख सकते हैं। ये होता है अमर, अनिल और स्थिरअप। अस्थिर से अमर और अनिल, अस्थिर से मध्य कान में आते हैं। अमर, अनिल और स्थिर से। मिडिल ईयर जो है ये जो साउंड वेव्स को उसके बाद इनर ईयर में भेजता है। हम लोग के इनर ईयर में एक नली होता है जिसको कोक्लिया कहा जाता है। ये जो अस्थिर वाला हड्डी था स्टीरअप वाले हड्डी से जुड़ा होता है। कोक्लिया जो है एक नर्व सेल से जाके जुड़ा होता है। देखिए हम लोग सुनते कैसे हैं, बाहरी कान से सबसे पहले बार का जो इस होता है इसमें आवाज़ आता है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे इससे इधर जाता है, इसमें मल्टी रिफ्लेक्शन जैसा होता है। उसका ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन होने के बाद इसमें जाता है मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में 3 होता है, हैमर, अनिल और स्टीरअप। इन सब से होते हुए स्टीरअप के थ्रू फाइनली कोक्लिया में जाता है। कोक्लिया में जो होता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है कोक्लिया में, और उसको ब्रेन को, नर्व सेल को मैसेज भेजता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, और वहाँ से ब्रेन जो है उस साउंड को इंटरप्रेट करता है। सोनार क्या होता है, तो समुद्री जहाज या समुद्र गाड़ा या फिर समुद्र में कोई छुपा हुआ बुलाया हुआ वस्तु है उसका पता करने के लिए एक निकाला जाता है, टेक्निक है वही है। इसको सोनार कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका नाम है। क्वेश्चन की स्टेथोस्कोप में जो हृदय की धड़कन जो स्टेथोस्कोप सुना है उसमें क्या होता है, तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में देखते हैं जो घाटा करता है वो धीरे धीरे उसका साउंड डिसअपियर होता है। उसमें डॉक्टर का स्टेथोस्कोप में हॉर्न, बेगू, लाउड स्पीकर, इस सब में
कह रहा मनुष्य का कौन हिस्सा जो हमेशा लिक्विड से भरा होता है, कोक्लिया जो है लिक्विड से भरा होता है। ध्वनि क्या है, तो ये एनर्जी के एक रूप है। साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, जो इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। और ट्रांसवर्स वेव में जो है क्रेस्ट और ट्रफ होता है। कह रहा है 2 लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर 2 लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ है, यहाँ पे तेरा कि 2 लगातार कंप्रेशन या फिर 2 लगातार रेयरफेक्शन के बीच को भी वेवलेंथ ही कहा जाएगा। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वैसे यहाँ पे यहाँ देखते हैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे होता है तो इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें से किस में होता है, स्टेथोस्कोप में करा है, हॉर्न में करा है, मेगाफोन में करा है, तीनों में होता है। इंटेंसिटी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या ऐसे भी इंटेंसिटी जो हमेशा डेसिबल में नापा जाता है। टेम्परेचर बदलने से किस पे प्रभाव पड़ता है, तो वेवलेंथ पे प्रभाव पड़ता है। और किसी पर उसका एक्सपेंशन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वेवलेंथ पे जो है टेम्परेचर बदलने से प्रभाव पड़ता है। जैसे घाटा की आवाज़ सुनने के बाद में जो अपना मुंह खोल देता है, मुंह क्यों खोलता है कि जो प्रेशर जो ईयर ड्रम पे आया है उसको बराबर करने के लिए। और मुंह नहीं खोलेगा तो कभी गिर भी जाता है। डूबी हुआ चीज़ को पता लगाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सोनार। समुद्री जहाज में सोनार यूज़ होता है, गहराई नापने के लिए सोनार का यूज़ होता है। जो स्टैंडर्ड लेवल है मनुष्य के कानों के लिए 45 डेसिबल है, डिसाइड किया गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा। मैक्सिमम जो है वो 130 है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है, तो साउंड से रिलेटेड को एकॉस्टिक कहते हैं। साउंड से एकॉस्टिक साउंड आ रहा है एकदम, तो साउंड से रिलेटेड को एकॉस्टिक कहते हैं। इको साउंडिंग का किसमें, इको साउंडिंग से हम लोग समुद्र की गहराई में आप रखते हैं, कितना देर में टकरा कर वापस आ रहा है उससे हम लोग पता कर लेते हैं। कह रहा है जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता है, सुपरसोनिक एक होता है हाइपरसोनिक, 1 से ज़्यादा वाले को सुपर, 5 से ज़्यादा वाले को हाइपरसोनिक कहते हैं। उसमें शॉक वेव आता है, किसी कारण सोनिक बूम के कारण शॉक वेव आता है। कह रहा है कि किस यंत्र का यूज होता है साउंड वेव की पहचानने के लिए और उसके मतलब कितना एक दूसरे से मेल खा रहा है इसको पता करने के लिए, सोनार का यूज होता है। साउंड वेव के लिए सोनार का यूज होता है। साउंड वेव जो है वैक्यूम में नहीं चल सकता है, सबसे ज़्यादा स्पीड इसका सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर से सबसे कम गैस में होता है। फिर वैक्यूम में जो है साउंड वेव नहीं चल सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में जो अल्ट्रासोनिक का यूज होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर किसमें जो साउंड स्पीड का साउंड सबसे ज़्यादा होगा, तो सबके दिए हुए हैं, तो वहाँ पे टेबल में था ग्रेनाइट का, इससे सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम में, लेकिन ऑप्शन की सबसे ग्रेनाइट में ज़्यादा होगा। तो हमें मैक नंबर निकालते हैं। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है कि जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का वो, उसके बाद उस मीडियम में साउंड का स्पीड, जो साउंड का स्पीड होता है वो, तो साउंड का स्पीड दिया हुआ है उस मीडियम में 332 है। मैक नंबर दिया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालने के लिए 332 में 2 से गुना करिए 664 मीटर पर सेकंड। और इसमें से किस में जो है ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर हवा में, जल में, लकड़ी सॉलिड है, अपने आप लकड़ी में हो जाएगा। नाइट विजन में किसका होता है, इंफ्रारेड का जो होता है नाइट विजन में यूज होता है, इंफ्रारेड का यूज होता है, इंफ्रारेड वेव्स का। करा इसमें से कौन जो है वो गलत है। करा साउंड जो गैस में साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, सही बात है। ट्रांसफर जो है सिर्फ सॉलिड या लिक्विड में हो सकता है। करा साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम का जो होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, नहीं 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक 20,000 से ऊपर वाले को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। स्पीड का साउंड जो है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, सबसे कम जो है गैस में होता है। कह रहा है जो नम हवा होता है, आर्द्र होता है, उसमें नमी होता है, उसमें जो है स्पीड साउंड का तो ज़्यादा होता है जो ड्राई हवा होता है उसके मुकाबले में। ऐसा इसलिए होता है कि जो मॉइस्चर वाला हवा होता है उसका डेंसिटी कम होता है। मॉइस्चर वाले हवा का डेंसिटी कम होता है। मॉइस्चर वाले हवा का डेंसिटी कम होता है। जैसे कि रेल सिटी बताते हुए ट्रेन जैसे ही नज़दीक आता है उसका जो इंटेंसिटी जो है बढ़ते जाता है। किस कारण, डॉपलर इफेक्ट के कारण आता है। डॉपलर इफेक्ट जो है साउंड से जुड़ा हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आता है उसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आता है। और बगल वाला कमरा में जो है बातचीत हो रहा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वहाँ का आवाज़ सुनाई देता है। किसी कारण, तो रिफ्लेक्शन के कारण नहीं, वहाँ पे होता है डिफ्रैक्शन के कारण। हम लोग देखे होते हैं डिफ्रैक्शन जो होता है उसी कारण होता है आवाज़ सुनाई देता है। समुद्र देखने के लाइट हाउस बनाता है। लाइट हाउस पर साइड में बचता है कि समुद्र को नाव को जो समुद्र में है उसको सिग्नल भेजा जा सके। कभी कभी वो नाव सब जो है साइलेंस जोन में चला जाता है जहाँ पे उसका आवाज़ नहीं पहुँच जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के कारण होता है। पुलिस भी जब कुआसा वाला दिन साइलेंट जोन बचता है, बहुत नज़दीक सुनाई देगा, बहुत दूर सुनाई देगा, लेकिन साइलेंस जोन होता है उसमें सुनाई देता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के कारण। और जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजता है तो एक ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पर वो आदमी बैठेगा उसको कोई उसको साउंड नहीं सुनाई देगा। ये इंटरफेरेंस साउंड के कारण होता है। जो रेडियो बजने में जो रेडियो ट्यूनिंग हम लोग करते हैं उसके किसका एग्जाम्पल था, रेजोनेंस का एग्जाम्पल है।
जब पानी के ऑन करके बाल्टी में या फिर सुराही में पानी भरते हैं, तो जैसे जैसे उसमें पानी भरता है उससे उसका साउंड बदल जाता है। ये भी रेजोनेंस के कारण होता है। रेजोनेंस में एग्जाम्पल भी था कि जैसे कप में है कि जितना पानी होता है उसी सबसे अलग अलग आवाज़ आता है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था खिड़की कांच से गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किसी कारण ये भी रेजोनेंस के कारण होता है। एग्जाम्पल में था ये टेबल पर रख के बहुत संगीतों में तो बजाएगा, टेबल वहाँ पर सब लोग खड़ा करने लगता है। रेडियो का जो लोग ट्यूनिंग करते हैं उसके कारण किसी कारण होता है, रेजोनेंस के कारण ही होता है। जब भी कोई सेना जो है पुल पार करता है ना, तो उसको उनको ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना है, कदम से मिलाकर नहीं चलना है, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस उत्पन्न होगा ना तो पुल टूटने का खतरा रहता है। डेड हॉल का जो रिवर्बरेशन टाइम होता है, रिवर्बरेशन टाइम जो होता है 0 सेकंड, 0 सेकंड होता है डेड हॉल का। रटने वाला क्वेश्चन आ गया कि रिवर्बरेशन और हॉल के वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया द्वारा, किसके द्वारा? सेबिन के द्वारा। सेबिन बेन जो है, सेबिन जो है वो किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया? हॉल के वॉल्यूम के बीच में, और क्या कहते हैं उसको, अरे रिवर्बरेशन और हॉल के बीच में। सोनार का ज़्यादातर ये जो नाव चलाने वाले होते हैं वही करते हैं। जो इको वेव जो होता है, इको वो रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। इको जो है रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। स्टेथोस्कोप जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के काम पर करता है, रिफ्लेक्शन के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। अगर एक आदमी को अपना इको सुनने के लिए कितना दूर खाना होता है? 56 फीट या फिर 17 मीटर, 56 फीट या फिर 17 मीटर होना तभी इको सुनाई देगा। अगर इको किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण। अरे साउंड का इफेक्ट मनुष्य के कान पर कितने देर तक रहता है? 0.1 सेकंड के लिए। और दो गो साउंड, सेम साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का अंतर रहता है, तभी जाके इको सुनाई देता है। उसी को 1/10 लिखा हुआ है। जो ऑडिटोरियम मतलब उसका दीवार, छत या फर्श सब जो है वो कालीन, ग्लास फाइबर से लाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो है साउंड को एब्जॉर्ब करे और इको होने से रोके। कह रहा है किसी इको को सुनने के लिए कम से कम कितना का टाइम इंटरवल लेता है? 0.1 सेकंड का, जिसको कि 1/10 सेकंड भी कहते हैं। राडार का काम करने का प्रणाली किस पे होता है? रेडियो वेव्स होता है। राडार जो है रेडियो वेव्स के, रेडियो तरंग को से काम करता है। राडार जो है रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन होता है तभी राडार काम करता है। राडार, रेडियो, रिफ्लेक्शन सब आर से ही है। इको सुनने के लिए मिनिमम दूरी 17 मीटर या फिर 56 फीट होना चाहिए। इको होने का कारण है साउंड का रिफ्लेक्शन। डेसिबल से हम लोग साउंड का इंटेंसिटी नापते हैं। करा चिल्लाते समय आदमी जो है हथेली अपने मुंह के लगे रखता है, ऐसे नहीं वो चिल्लाता है आदमी, तो जो सिर्फ एक दिशा में जाने के लिए उसको हथेली को मुंह के पास रखा जाता है। करा ऐसे कौन सा घटना जो है साउंड और लाइट दोनों में घटित नहीं होता है? रिफ्लेक्शन सब होता है। पोलराइजेशन जो है सिर्फ लाइट में होता है। एक एस्ट्रोनॉट जो है चंद्रमा पे अपने दोस्त की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है साउंड जो बिना मीडियम के नहीं चल पाता है। साउंड वेव का नेचर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। इसमें कौन सा जो है साउंड वेव के लिए सही है? यही सही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका स्पीड 332 होता है, अब 20 डिग्री पर 344 मीटर पर सेकंड होता है। खैर इंफ्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज होता है। अल्ट्रासोनिक का 20,000 से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। जो अल्ट्रासोनिक होता है उसका 20,000 से अधिक हो गया। जो अल्ट्रासोनिक होता है वो मनुष्य जो आदमी जो है वो नहीं सुन सकता है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है उसको सबसे पहले कौन जो है सीटी बजा के निकालता है? गैल्टन जो है सीटी बजा के निकाले थे। अल्ट्रासोनिक साउंड को सबसे पहले सीटी बजा कर जो निकाला था उसका नाम था गैल्टन। गाल बजाना तो सीटी बजाना तो अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल दिया था। कीड़ा मकोड़ा या इस सबको दूर भगाने के लिए कौन सा साउंड वेव को जो है यूज किया जाता है? अब अल्ट्रासोनिक का कीड़ा मकोड़ा भगाने के लिए ये वाला क्वेश्चन को छूट गया। कह रहा है कि डॉल्फिन, चमगादड़ ये सब जो अपना शिकारी पता करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो ये जो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस का यूज़ करते हैं। रेजोनेंस का ये भी ध्यान देने वाला था। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं करते हैं, इको भी नहीं करते हैं। ये जो है रेजोनेंस का यूज़ अपने दुश्मन शिकारी सब का पता लगाने के लिए। पिच जो है किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। और पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। विमान के ऐसा भाग होता है जहाँ पे सब हाथ नहीं, आदमी का नहीं पहुँच पाता है, उसको सफाई के लिए जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक का 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको लोग ऑडिबल कहते हैं, ऑडिबल रेंज। और आएगी भी यहाँ पे वेव वेलोसिटी है, एन जो फ्रीक्वेंसी है लेमडा तो वेवलेंथ है, तो यही फॉर्मूला भी इक्वल्स टू एन लेमडा। और चंद्रमा पे कोई विस्फोट होगा तो सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं। बैट जो है चमगादड़ अंधेरा में उड़ लेती है, क्या है कि बहुत ज़्यादा तीव्र साउंड निकालती है जिससे वो कंट्रोल करती है खुद को। तो सुपरसोनिक जो हवाई जहाज होता है वो स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, तभी सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो है मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता है। रेलगाड़ी के इंजन से जो भाप निकलता है पहले दिखाई देता है सिटी, उसके बाद में सुनाई पड़ता है। सही बात है। कह रहा है कि जो लाइट वेव जो है वो स्पीड की तुलना में उसका स्पीड जो है वह अधिक होता है। लाइट का स्पीड साउंड से अधिक होता है, इसीलिए पहले लाइट पहुँचता है। हवा में जो है स्पीड का साउंड
तापमान के घटने से घटता है, तापमान बढ़ने से 0.61 मीटर पर सेकंड से 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है। यहाँ पे कौन इसमें से गलत है? कह रहा है कि आर्द्रता यानी कि जो मॉइस्चर नहीं बनता है उसमें जो है साउंड का स्पीड कम हो जाता है, कम नहीं होता है, इसमें और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो कम होता है। अगर इसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर किस में सबसे ज़्यादा होगा साउंड का स्पीड? तो ग्रेनाइट है, सही क्वेश्चन का जवाब था, तो ग्रेनाइट इसमें होगा, ग्रेनाइट। कराए साउंड का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, सॉलिड में सबसे अधिक होता है। किस मीडियम में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। स्पीड ऑफ साउंड जो हवा में लगभग 330 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग बादल जो चमकता है तो दिखता है पहले, उसका आवाज़ बाद में आता है क्योंकि स्पीड लाइट का स्पीड ज़्यादा है। इसमें से देखिए, इसमें से स्पीड जो सबसे तेज़ी से ट्रैवल करेगा स्टील में, वैक्यूम हवा जो से सबसे ज़्यादा सॉलिड है। यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड दिया हुआ है साउंड का हवा में, और उसके प्रेशर को दोगुना कर दिया तो स्पीड साउंड का जो है कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो 320 मीटर का 320 मीटर पर सेकंड ही रह जाएगा क्योंकि इस प्रेशर बढ़ाने से जो है साउंड के स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चमकादड़ अंधेरा में रात में बिना किसी वस्तु से टकराए हुए उड़ता है, सही बात है। चमकादड़ से इंफ्रासोनिक नहीं, इससे अल्ट्रासोनिक निकलता है। नज़दीक आता है वो रेलगाड़ी का सीटी का आवाज़ जो बढ़ती जाता है, किसी कारण डॉप्लर इफेक्ट के कारण होता है। किससे सबसे ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है? हवाई जहाज को उड़ने से सबसे ज़्यादा होता है। जो जेट विमान होता है उससे लगभग 180 डेसिबल के करीब का जो इंटेंसिटी का साउंड निकलता है। कह रहा है कि साउंड इंडस्ट्री में वो सीमा की क्या है जिसके ऊपर आदमी बिल्कुल नहीं सुन सकता है? 130 के ऊपर नहीं सुन सकता है, 150 के ऊपर का सुनेगा तो पगला भी सकता है। 45 से लेकर 130, लेकिन ऑप्शन में 130 नहीं है इसलिए मैक्सिमम 95 मारेंगे। और इसमें साउंड वेव में से क्या नहीं निकलता है? तो पोलराइजेशन जो है, साउंड वेव को जो पोलराइज नहीं किया जाता है, रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन होता है। ये कह रहा है कि एक सितार बजे और बांसुरी बजे एक ही स्वर बजाया जाए, एक ही उसमें से म्यूजिक निकले, एक ही नोट पे निकले, फिर भी इसमें जो हम लोग अंतर करेंगे वो कैसे करेंगे? तो टिम्बर के आधार पे, टिम्बर जो गुनता आता है टिम्बर के आधार पे हम लोग जो इसी को टिम्बर कहा गया, जिसका मतलब सेम साउंड फिर तबला वबला फिर पता है उसको टिम्बर कहा गया। करे स्त्रियों का आवाज़ जो पतला होता है, मेल का भारी होता है क्योंकि उनमें हाई पिच होता है, हाई पिच यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी भी होता है, फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों हाई होता है। करे एक आदमी की तुलना में जो छोटा बच्चा होता है उसका आवाज़ ज़्यादा बढ़िया क्यों लगता है? क्योंकि उसका हाई पिच पे होता है, जिसके कारण हाई फ्रीक्वेंसी होता है और सुरीला लगता है। या पुरुषों की अपेक्षा महिला की आवाज़ ज़्यादा तीखा और सुरीला होता है क्योंकि उसमें पिच जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नहीं किस लक्षण के कारण जो है आवाज़ मोटा और पतला लगता है? पिच के कारण, पिच जितना ज़्यादा होता है, ज़्यादा पिच वाला सुरीला होता है। पिच के कौन से विषय है जिसके कारण जो मादा ध्वनि जो है वो नर से भी अलग होता है? तो पिच के कारण, पिच ऑफ साउंड। साधारण बातचीत का ध्वनि जो है 30 से 40 डेसिबल, साधारण बातचीत जो है 30-40 है। जोर से बात करने का 50 से 60, साधारण का 30 से 40 है। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, डेसिबल में नापते हैं ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को। मैक नंबर का यूज किया जाता है स्पीड नापने में वायुयान के, 1 से ज़्यादा रहता है सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है जो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइडेड बाई उस मीडियम में साउंड का स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किससे निकलता है? क्विक चार्ज या फिर इसको एक्सेलरेटेड चार्ज भी कहते हैं, इसको वही एक्सेलरेटेड चार्ज वहाँ पे है जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। एक्सेलरेटेड जो चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज जो एक्सेलरेशन में आता है तभी उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। कह वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? तो बोला जो हम लोग याद किए थे कौन, गाँव, एक्सरे, लो भाई, तो वेवलेंथ इधर ही सबसे कम होता है। वेवलेंथ धीरे धीरे जो है वेवलेंथ बढ़ते जाता है, तो वेवलेंथ कम होने के कारण फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। इसका ऊपर वाले का कॉस्मिक गामा इस उधर से शुरुआत होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, सॉरी इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है और प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्म होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण होता है। ये सबको याद रखना। सिर्फ इंफ्रारेड वाला याद रखना, 10⁻⁴ होता है इंफ्रारेड का। इंफ्रा चार्ज जैसा ही लिखाता है, आई 10⁻⁴ होगा। तो एक्सरे है, गामा रे और अल्ट्रावायलेट है। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ABC, इसके बीच में रिलेशन बताना। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा गामा का, फिर होगा एक्सरे का, फिर होगा अल्ट्रावायलेट का। लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा B, फिर A, फिर C। तो किस में जस्टिफाई कर रहा है? सब यहाँ B का सबसे ज़्यादा, A से भी ज़्यादा है, C से भी ज़्यादा है, तो इसमें ये वाला सही होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।